कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। आपका वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। दिल्ली में जज साहब के घर पे जो मिले जले हुए नोट, उस प्रकरण में आज का अपडेट आपको देता हूं। आज दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने वो कमरा आज सील कर दिया जहां पर 14 तारीख यानी होली की रात को आग लगी थी और वो जले हुए नोट बरामद हुए थे, जिसका वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया और वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन आज तारीख है दोस्तों 26, आग लगी थी 14 तारीख को, तो नोटों की 13वीं पर आज पुलिस वहां पहुंची और कमरा बंद कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 सीनियर जजेस की कमेटी बनाई है इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए, उन्हीं के निर्देश पर पुलिस आज वहां पर पहुंची थी। तो पुलिस को इन्वॉल्व तो होना ही पड़ा इस पूरे मामले में। सवाल यह है कि यही काम पहले दिन होता तो क्या कुछ हाथ भी लगता, और आज जब 13 दिन के बाद पुलिस वहां पहुंची है तो क्या मिला होगा। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें सार्वजनिक कर दी हैं जिसमें पुलिस का रिस्पांस भी है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने लेवल पर जो इंक्वायरी कराई शुरुआती, और उसकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी, वो भी उस रिपोर्ट में था। तो वो सारी बातें उनकी आज हम चर्चा करेंगे। और बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो जुडिशरी में अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो पुलिस के पास क्या इख्तियार हैं या कोई अधिकार नहीं है, और ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। 14 तारीख को पुलिस इन्वॉल्व होती तो क्या मिलता, इतने 14 दिनों के अंदर, 13 दिनों के अंदर वहां क्या कुछ बचा होगा, अब पुलिस को क्या मिलेगा, और यहां से आगे इस जांच से आप और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा या कितनी सफाई से ये जांच हो पाएगी। और ये बातें करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है। जज के घर पुलिस पहुंची है और इंडिया टीवी में पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं, एस एन श्रीवास्तव साहब, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं रोज की तरह। सर बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया जी भी आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। सर, जज साहब के घर पुलिस आज पहुंची है, तो दिल्ली पुलिस के पूर्व मुखिया से मैं बात कर रहा हूं। 13 दिन के बाद आज पुलिस जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई है। सर, कोई क्राइम सीन, अलेजेड क्राइम सीन, वो उसकी कोई सैंक्टिटी बचती है 13 दिन के बाद? खैर, पुलिस तो उस दिन भी पहुंच गई थी। 14 तारीख को जब आग लगी थी तो पुलिस तो उस समय ही पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, और इसके बारे में जो जानकारी जो उपलब्ध है, जो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से जो हमें मिला है कि पुलिस आई थी और पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट भेजी थी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पुलिस कमिश्नर ने इन्फॉर्म किया था, जिसके बाद जा कर के ये कमेटी बना हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो लीगल चीज़ें हैं जी, ये भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 15 है और 16 है। जब कोई जुडिशल प्रोसेस या जुडिशल पावर्स के तहत कोई एक्शन जो होता है तो वैसे केसेस में आप केस रजिस्टर नहीं कर सकते। और ऐसे में एक 1994 में जस्टिस वेंकटचरैया के समय एक गाइडलाइंस बना था कि अगर ऐसा कोई चीज़ होता है, हादसा होता है, तो उस केस में पुलिस अपनी रिपोर्ट भेजेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अगर हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कुछ ऐसी मिसकंडक्ट होती है तो उसकी रिपोर्ट भेजेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और जिनके इंक्वायरी के बाद, आदेश के बाद फिर फर्दर पुलिस कार्रवाई करेगी। ये तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तब उसके अलावा पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। नहीं, एक चीज़ सर कि मिसकंडक्ट है जज का, ये तो कहीं साबित नहीं हुआ, तो उससे पहले पुलिस इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच सकती है। दूसरी बात, जस्टिस ढींगड़ा 2 दिन पहले इसी प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा पुलिस को FIR दर्ज करने से कोई कानून नहीं रोकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोकता। तीसरी बात, पुलिस वहां पहुंची तो जो जले हुए नोटों की बोरी थी वो केस प्रॉपर्टी थी, उसको सीज क्यों नहीं किया, जब्त क्यों नहीं किया। ये आम लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कहीं भी ऐसे अलेज्ड क्राइम सीन पर पहुंचती है तो पहला रिएक्शन क्या होता है? पंचनामा होता है। जो केस प्रॉपर्टी है उसको जब्त करते हैं, जो प्रेमाइसेस है उसको सील करते हैं।
उसके बाद फोरेंसिक की टीम आती है, वो जांच करती है, वो सब फिर प्रोसीजर बाकी फॉलो होता है। आप जो कह रहे हैं वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई क्राइम होता है तो इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर जज के घर पे और इस प्रकार के इंसिडेंट हुआ, क्या ये उनके जो जुडिशियल एक्टिविटी से संबंधित है? इसके बारे में पुलिस ऑन इट्स ओन डिसीजन ना लेकर के ये इंफॉर्मेशन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पहुँचाया और उनके निर्देश के बाद जो कुछ भी इसमें एक्शन होगा वो पुलिस लेगी। अब चूंकि सारी क्या क्या हुआ इस दौरान ये ना तो कोई किसी को मालूम नहीं है जी। बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन इसके बारे में पब्लिक डोमेन में है। एक तो है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जो मिला। आज ही मैंने किसी दिल्ली पुलिस के ऑफिसर, जो अपने पुराने ऑफिसर जो हमारे साथ काम किए थे, उनसे हमने जानकारी लेने की कोशिश करी। तो वे भी जिस तरह से मैं उनको देखा तो मुझे लगा कि वो थोड़े से कंस्ट्रेंट थे। और फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे गया और जो सारी इंफॉर्मेशन आपके कहने पर भी कुछ नहीं बताया उन्होंने? नहीं, वो बात वो नहीं है, वो नहीं है। ये एक ऑफिशियल वर्क है। तो इसमें जो वो इंफॉर्मेशन दे सकते थे उन्होंने मेरे को बताया। अच्छा सर, अब मैं बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें एक तो कोई भी हवा हवाई बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ पाया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो पाया, दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दी उनको, वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है, जिसका सर जिक्र कर रहे हैं। तो सर मैं उसके हवाले से, और आज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी हुई है, उस खबर के हवाले से कुछ बातें कर रहा हूं, जिससे हमको कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है 14 से लेकर 14, 15, 16 इन 3 दिनों का तो जो है वो पता चलता है। तो मैं फिर कह रहा हूं ये बिल्कुल एट्रीब्यूटेबल है, पब्लिक डोमेन में है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये जो आपने सर बताया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो रिपोर्ट डली हुई है, उसके अंदर दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी है, और वो हिंदी में है। वो बाकी सारा वो चिट्ठा जो है वो अंग्रेजी में, 2 चिट्ठियां छोटी छोटी हिंदी में उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि महोदय दिनांक 14/3/25 को रात्रि 11:43 पर एक पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि 30 तुगलक क्रिसेंट कोठी के अंदर आग लग गई है। यह कोठी यहां पर दिल्ली के न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा को आवंटित है। इसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। कोठी के कोने में 4 दीवारी से लगे हुए कमरे हैं, उनमें आग लगी थी, जिनका इस्तेमाल स्टोर रूम में होता था। लास्ट लाइन पे पढ़ रहा हूं मैं। उक्त कमरे में आग के काबू आने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। सर ये तो पुलिस ने ही बताया, इसमें कोई शक नहीं है, ये सारी जानकारी पब्लिक कर दी गई है। पुलिस वहां पहुंची थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है 5 पुलिस वाले पहुंचे थे। 5 पुलिस वालों की मौजूदगी में आग बुझाई गई। 4 से 5 बोरियां अधजली नोटों की वहां से बरामद हुई। अब सवाल यह कि वो नोट कहां हैं? उस वक्त पुलिस को क्या करना चाहिए था? जब उसको अपनी आंख के सामने जले हुए नोट, जलते हुए नोट दिखाई दे रहे हैं, तो पुलिस को क्या करना चाहिए था? देखिए, अब वहाँ पे क्या एक्टिविटी हुआ, क्या चीज़ पुलिस के जाने के बाद क्या हुआ, कौन उन्हें क्या बताया, सुनने में ये भी आया है कि उन्हें कहा गया कि आप चले जाइए। जी हाँ, आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है पीए ने उनसे कहा कि अब आप चले जाइए, आप सुबह आइएगा। मॉर्निंग में आईओ पहुंचते हैं, उनको भी कहा जाता है कि आप अभी जाइए, बाद में आइएगा। और फिर शाम को ये बात चीफ जस्टिस को बताई जाती है। और चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, वो अपनी रिपोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आगे वहां पर क्या गतिविधियां हुई थी, तो मुझे ये बताया गया एज पर द गार्ड, जो वहां पर गार्ड तैनात है, कि 15 तारीख की सुबह वहां सफाई की गई थी। 14 की रात को आग लगी है, 15 की सुबह सफाई की गई थी। अब आप कड़ियां जोड़िए। अखबार कह रहा है कि रात को पीए ने कह दिया पुलिस वालों से तुम जाओ, अब कुछ नहीं करना, यहां पर आग बुझ गई। पुलिस वालों ने 5 बोरियां जलते हुए नोटों की देखी, उन्होंने वीडियो बनाया और वो चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। और अगले दिन की गतिविधि के बारे में ये बताया गया दिल्ली हाई कोर्ट को कि वहां सुबह साहब सफाई की गई थी। आप बताइए सर, तो सफाई हो गई क्या?
अब ये सब सारी चीज़ें एक 3 मेंबर हाई कोर्ट के जजेस के बनी हुई हैं। अब ये उनके सामने जाएगा और ये बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है कि उनसे कहा गया था कि चले जाने के लिए, और वहाँ पे 4 से 5 बोरियां मिली जिसमें अलजले नोट्स पड़े हुए थे। ये सब सारी इंफॉर्मेशन जो है जो 3 मेंबर कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद वे जो कुछ भी इंक्वायरी करते हैं उसी के अनुसार से चलना होगा। सौरभ, मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा, और बड़ा क्या न्यायमूर्ति जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हाँ वो इस देश की जनता को न्याय देंगे, क्या वो न्यायमूर्ति खुद कानून से ऊपर है? मतलब ये अजब बात है, ये अजब बात है। आप देख रहे हैं प्राइमा फेसी केस बनता है, पुलिस चाहती तो एफआईआर दर्ज कर सकती थी। भाई आप जज साहब का नाम न लेते, आप एक ऐसी एफआईआर दर्ज कर देते जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर देते कि ये नोट अगर इतनी बड़ी संख्या में आए तो आए कहाँ से, अगले दिन दर्ज हो सकती थी। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा सर ने बताया कि पुलिस प्रोसीडिंग्स के अंदर जो डायरी के नोट्स बनाए जाते हैं। आपने यहाँ पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट की उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर हिंदी के 4 फ्रेजेस लिखे हुए क्या थे, लेकिन ये बातें जो है एक आम जनता के गले अब बिल्कुल नहीं उतर रही हैं। एक और जज को इस तरह के ये घटना 14 तारीख की रात में होती है, 14 मार्च की रात में, और इसकी खबर 21 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपती है। उससे पहले देश में किसी को नहीं मालूम कि क्या हुआ वहां पे जी। न पुलिस की ओर से, न हाई कोर्ट की ओर से, न सुप्रीम कोर्ट की ओर से। उस खबर के छपने के बाद कोलिजियम की बैठक होती है। तो अगर खबर न छपी होती तो क्या हमको आपको इसकी जानकारी मिलती? और क्यों नहीं मिली? उसी दिन पुलिस को, या उसी दिन से मेरा मतलब अगले दिन 15 तारीख को पुलिस को क्यों नहीं बताना चाहिए था? या पुलिस को लग रहा था कि भाई ये जुडिशरी का मामला है, हमने उनको रिपोर्ट कर दिया, अपने ऊपर कर दिए, ऊपर वालों ने सर वो तो टाइमलाइन आ गई ना कि पुलिस ने अगले दिन जो स्थानीय पुलिस वाले थे उन्होंने सुपीरियर्स को, पुलिस कमिश्नर ने सरकार को और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बता दिया था। अभी वो तो अगले दिन बता दिया। मीडिया को बताने की जिम्मेवारी पुलिस को नहीं है। जो कुछ भी तो आम जनता को चाहिए इंफॉर्मेशन, अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो वो तो आप जरूर बताएंगे, लेकिन ऐसी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, आप ये मानते हैं कि ये सेंसिटिव चीज़ है, तो इसमें सबसे बढ़िया होता है कि आप जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जो जुडिशल प्रोसीजर होता है, उस हिसाब से आप चलें। तो हमारे ख्याल से जो 3 मेंबर कमेटी है उसको हर एक चीज़ को देखना चाहिए कि क्या क्या उस समय जो पुलिस की क्या रिपोर्ट थी, क्या उसके साथ कोई जो इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, क्या उसमें किसी ने कोई रोका है, और भी जो चीज़ें हैं वो 3 मेंबर जितनी चीजें पब्लिक डोमेन में, आपके हिसाब से पुलिस ने बाय द रूल बुक काम किया, या इसमें कहीं कुछ अमिस दिखाई देता है? चूँकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन लेने में मुझे जो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, तो उस बेसिस पे मैं यही कह सकता हूँ कि मैं अपनी फाइनल कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता है, अपनी फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन जो कुछ भी सामने आया है बाय एंड लार्ज ठीक है, पुलिस ने ठीक काम किया। एक सवाल, मैं बार बार वहीं आ रहा हूं सर, ये आप इस जरा इस परिस्थिति पर आप हंसें कि रोएं। देखिए, ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को, कि आप जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछिए कि आपके घर के अंदर जले हुए नोट मिले, उसका वीडियो मैं दे रहा हूं आपको, और वो उनसे पूछिए कि इसके बारे में आपको क्या कहना है, और उनसे पूछिए कि ये पैसा कहां से आया, इसका सोर्स क्या है। ये रिटर्न क्वेश्चंस हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछे, राइटिंग में पूछे हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं कि इस पर, ये जले हुए नोटों पर आपको क्या कहना है और इसका सोर्स क्या है, जिस पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने अगेन अपने रिटर्न रिप्लाई में उनको यह बोला है कि सर मुझे पहले यह बताया जाए कि नोट हैं कहां। वो पूछ रहे हैं कि नोट कहां हैं। जब मैं कमरे में गया अगले दिन दिल्ली लौटने के बाद, तो कमरे में नोट नहीं थे। रात को जब आग लगी, वहां पर मेरा परिवार और मेरा स्टाफ मौजूद था। आग बुझाने के बाद दिल्ली पुलिस ने और फायर की टीम ने हमें वहां अंदर कोई जले हुए नोट नहीं दिखाए, रात को दिखाई नहीं, अगले दिन मुझे मिले नहीं। आप मुझे वीडियो दिखा रहे हो तो नोट कहां चले गए? तो जादू हो गया दिल्ली में, तो जादू हो गया सर। वो तो होता है, BMW कार जो है ट्रक में बदल जाती है अदालत में पहुंचते पहुंचते,
तो ऐसे जादू तो बहुत देखे हैं हम लोगों ने। लेकिन सवाल मेरा तो ये कहना है कि भाई पुलिस ने या तो लापरवाही की, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, या दबाव था पुलिस पर। दो में से एक चीज जरूर है। आप क्या क्यों? इसलिए कि भाई बेसिक सी चीज है, ये हम नहीं मानते कि ये जस्टिस वर्मा के पैसे थे या उन्होंने रखे थे, किसी ने रखे थे, वहां आग लगी, जले हुए नोट मिले, तो इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था। वो पहले भी मैंने कहा केस प्रॉपर्टी थी, उसको छोड़कर पुलिस कैसे आ सकती है? पीए कह रहा है, चपरासी कह रहा है, चौकीदार कह रहा है, उसका कोई मतलब है क्या? जस्टिस वर्मा ने कहा कि चले जाओ, भाई जज बोलेगा हाई कोर्ट का, जज थे ही नहीं तो एक बार समझ में आती है, लेकिन पीए और चपरासी के कहने से पुलिस क्यों चली जाएगी? पुलिस को जो स्टैंडर्ड क्या प्रोसीजर करना चाहिए था? वहां से पहले तो वो सब सामान जब्त करते। बिल्कुल जब्त करना चाहिए था भाई। वो केस प्रॉपर्टी को कैसे पुलिस छोड़ सकती है? अब नोट का वीडियो तो है, नोट नहीं है। तो जब वीडियो आप बना सकते हैं तो केस प्रॉपर्टी को क्यों नहीं जब्त कर सकते? और उसके ऊपर पंचनामा क्यों नहीं और बना सर सकते? उसके ऊपर मजेदार बात यह कि वो जले हुए नोट के टुकड़े आज तक घर के बाहर मिल रहे हैं, कूड़े में। इंडिया टीवी के रिपोर्टर को मिले, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, किसी तीसरे की मुझे बात जानने की जरूरत नहीं। हमारे रिपोर्टर को मिले अतुल भाटिया को, जज साहब के घर के बाहर। तो क्या वो सामान जो वहां से जो दिखाई दिया पुलिस को, वो नहीं उठाकर जब्त करना चाहिए था? देखिए, ये केस प्रॉपर्टी कैसे हो गया? केस प्रॉपर्टी किसी कोई केस के अधीन अगर आता तो हम उसे केस प्रॉपर्टी कह दें। आप लूजली टर्म में आप कह सकते हैं केस प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसे ये कोई क्या चोरी का सामान है? अब क्या कैसे है वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसा है कि वो अगर सीज होता या जो कुछ होता, अब क्या उसके बाद पुलिस ने क्या इन्फॉर्म किया है, तो मेरा इसमें ये कहना है कि इस जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, क्या जो सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम सबको उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना नहीं सर, हमारे लिए ठीक नहीं है। नहीं, किसी निष्कर्ष पे नहीं और पहुंच रहे हैं। दूसरा जो चीज है, ये जो ओपेसिटी बना हुआ है, जो जुडिशियल फंक्शनरी हैं उनके प्रति उनकी खिलाफ जो इंक्वायरी अगर होती है, अगर कोई ऐसी बात होती है, तो उसके इंक्वायरी में जो ओपेसिटी बना हुआ है, यानी जो 1994 की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बनी हुई है, इस पे भी विचार होना चाहिए। बट वो रोकता है कि आप नहीं कर सकते। नहीं, वो तो सर बात की बात है कि उस पर विचार होना चाहिए, नहीं अगर होना चाहिए, बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। जब तक वो स्टैंड करता है, जब तक वो गाइडलाइन किसी भी करता है, वो एक पुलिस किसी भी पुलिस अधिकारी को, तो आप कह रहे हैं पुलिस के हाथ जुडिशरी ने बांधे हुए हैं। उस हिसाब से तो वीडियो भी नहीं बनना था। हाँ। उस हिसाब से तो वीडियो भी नहीं बनना था। पुलिस अफसर के खिलाफ एक्शन वीडियो ना होना होता चाहिए। तो फिर तो पता नहीं किसी को पता चलता। मैं यही तो कह रहा हूं। किसी भी क्राइम सीन पर पुलिस पहुंचती है तो उसको पहले से ये थोड़े मालूम होता है उन्होंने कि सर ने सर पहले कहा कि ये पुलिस कैसे मान सकती है कि वो क्राइम सीन है? मुझे बताइए इंसिडेंट के नहीं सर, कहीं आग लगती है कभी तो पुलिस हमेशा और फायर ब्रिगेड क्या दोनों होता पहुंचते है हैं ना। जब भी कोई किसी इंफॉर्मेशन भी मिलता घर है, में सर 10 सेकंड कुछ बोलो। जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलता है पुलिस को, तो पुलिस वहां जाती है, वो उसकी एरिया को इंस्पेक्ट करती है, क्या देखा, वीडियो बनाती है, नक्शा मौका बनाती है, ताकि वो सीन को हम कैप्चर कर लें। और कैप्चर करने के बाद फिर फर्दर इस केस में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो इन्फॉर्म करना होता है थ्रू प्रॉपर चैनल टू दिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और उनके निर्देश के बाद ही आगे की कार्रवाई होती है। सर अगेन मैं आज की लेकिन इसमें हम बार बार कहता हूं कि चूंकि बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, तो हमें इस पे उसके एब्सेंस में हमें कुछ इस पे फाइनल कमेंट्स देना बड़ा मुश्किल है। सर वो बात है, हम लोग बहुत जो लिमिटेड जानकारी पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो लिमिटेड वो पब्लिक जानकारी जो पब्लिक डोमेन में है सिर्फ उसी की बात करते हैं। सर आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर, आपने इतना क्राइम कवर किया है,
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कहती है अंत में इस बात की भी जांच हो रही है कि जो वहाँ 5 रात को रिस्पोंडेंट थे, 5 पुलिस वाले, उन लोगों ने वहाँ कोई पंचनामा नहीं किया, मौके का पंचनामा नहीं किया कि भाई कल को ये बात जब अदालत के सामने जाएगी तो उस वक्त 5 लोग गवाही देने वाले हों। सर ये मतलब होता है ना उसका कि 5 लोग गवाही देने वाले हों कि भाई आपने इस सीन पर ये देखा था, वो वहां पर 5 वो पंचनामा उस स्पॉट पर हुआ ही नहीं। तो ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? सर मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप वो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 1994 की जस्टिस वेंकट चलैया की, उसको आप गौर से पढ़ें। उसमें एक तो लिखा हुआ कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर हो सकता है जब तक कि आदेश ना आए। दूसरा है आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तीसरा है अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो कोई बयान नहीं रिकॉर्ड कर सकते जब तक कोई जुडिशल ऑफिसर कोई और ना हो, उनका जुडिशल जिससे उनको मदद मिलता है, लीगल एडवाइज़र या कोई सीनियर जज, उनसे सीनियर जज ना हो, तब तक आप उनमें बयान नहीं रिकॉर्ड कर सकते। आप कोई पंचनामा नहीं बना सकते। अच्छा, ये कर ही नहीं सकते, ये पंचनामा नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ये फ्रूटफुल डिस्कशन तब होगा जब वो 1994 की जो गाइडलाइंस बताई ठीक से पढ़े। उसके मुताबिक अब पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती। मैं जहां जज का मामला आया पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मतलब एक नया 94 से कल्ट बन गया है और वो कल्ट है जुडिशरी का, नया पद है कि उनको आप हाथ नहीं लगा सकते। 94 से लेकर 2025 31 साल बीत गए हैं और 31 साल में दरिया से बहुत पानी गुजर गया है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया है, लोगों के सोचने का नज़रिया चेंज हो गया है। मुझे एक बात बताइए, मैं किसी घर में जाता हूं, वहां पर आग लगने की एक रिपोर्ट है, मैं देखता हूं कि वो जज का घर है, ठीक है, मुझे मालूम है, मैं जानकारी है, मैं जाता हूं आग बुझाने और मुझे बोरे में जलते हुए 500-500 के नोट दिखाई देते हैं। क्या ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं थी? बिल्कुल। आपको किसी सामान्य घर में 500 के नोट बोरों में रखे हुए एक स्टोर रूम में जलते हुए सौरभ जी दिखाई दे सकते हैं? 500 रुपए तो आपके जेब में होते तो आप 4 बार उसको संभाल के अपने पर्स के अंदर रखते हैं, 10 बार संभाल के आपको। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी, पुलिस को उस ढंग से डील करना था, थ्रू प्रॉपर चैनल भी बताते तो कम से कम इस तरह की प्रिकॉशन उनकी लेनी थी। मैं कतई ये नहीं मानता कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती। एसएन धिंगारा साहब साफ साफ बोल के गए थे कि इसमें एफआईआर रजिस्टर हो सकती है और इसमें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की भी एफआईआर रजिस्टर होती है क्योंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। एविडेंस है कहां? सवाल तो सबसे बड़ा एविडेंस है। यही तो सबसे बड़ा और है, इसमें एक चीज और है। सर ने कहा कि ये बात हमको पुलिस को काम करने से वो गाइडलाइंस रोकती हैं जो कि उस जजमेंट के अंदर है। पंचनामा भी नहीं आप कर सकते, आप वहां बयान नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो फिर तो वीडियो भी नहीं बनना था। नहीं, बट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पब्लिक की जानकारी, उसके मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताई गई ना ये बात। पुलिस ने तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताई सर, वो भी अगले दिन 4:50 पर बताई जा रही है। रात को 11:30 बजे जलते हुए नोट देखे पुलिस ने और वो चीफ जस्टिस को अगली शाम 4:45 बजे पता चल रहा है। क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले है? नहीं, और इन सबको जानकारी होने के बाद 13 दिन बाद वो कमरा सील किया जा रहा है जहां सफाई हो चुकी है और 21 तारीख को खबर निकलकर बाहर आती है, तब तक चीफ जस्टिस क्या मालूम है कि वो लेटर के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन जा चुकी होगी। वो होली का 14 तारीख होली का दिन था, 14 होली थी। होली के दिन में शायद चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट वो दिल्ली में नहीं थे, कहीं बाहर थे। तो जाहिर है कि वो लेटर उनको, लेकिन वो कह रहे ना सर मुझे फोन पे बताया, लेकिन फोन से बताया। हाँ, फोन पे बताया। तो फोन से बताया है, हमें नहीं मालूम है कि क्या और तरीके से भी पहले बता चुके हैं क्या। तो हम इस जो चीज नहीं सर, जो रिपोर्ट में लिख रहे हैं, मालूम है जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेसिस पे, जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसको हम नकार नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज मैं व्यूअर्स के लिए बताता हूं। सर ने बताया कि पुलिस पर सवाल खड़े करने से पहले आप वो जजमेंट पढ़िए जो किसी भी जज के मामले में पुलिस का क्या रोल हो सकता है और कितना रोल हो सकता है उसकी गाइडलाइंस देती है। वो भी उन्होंने खुद बताई, मतलब पुलिस के हाथ कितने बंदे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं पुलिस कुछ कर सकती, या जुडिशरी ने क्यों तय किया होगा कि हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसका जवाब डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया है। अब मैं उनको कोट कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा, इस जांच को आधार बनाते हुए, या इसके बारे बोल रहे थे इसलिए उन्होंने इसका जिक्र किया कि हाईकोर्ट के पास जांच की अपनी कोई स्वतंत्र संस्था नहीं होती।
और हम पुलिस व्यवस्था पर भरोसा नहीं करना चाहते क्योंकि हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता कायम रखना चाहते हैं। तो कह रहे हैं हम पुलिस पर भरोसा नहीं करना चाहते। भाई लाखों लोग जेल में हैं पुलिस की कार्रवाई के बाद, पुलिस की रिपोर्ट के बाद, जांच के बाद। सर आप गलत आदमी की तरफ चीफ देख रहे जस्टिस हैं ऑफ इंडिया जो है अगर इस तरह की बात करेगा सर, आप लोग कैसे काम करेंगे? देखिए, आम आदमी को क्यों पकड़ेंगे? जहां तक इस वक्तव्य के बारे में मेरा कहना है, देश के कुछ इलाके में लोग कहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, मैं संविधान को नहीं मानता। नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है जो तो बयान का तो क्या कहना। सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान है सर। अब मैं क्या कह सकता हूं? कुछ तो सर, ये तो कानून के हिसाब से पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके पास पावर है वही इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और ये सब सारा संविधान के अधीन है। नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं, अगर एक मिनट, हम एक सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, जस्टिस वेंकट चलैया की गाइडलाइंस है, जब चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के उनको इन्फॉर्म किया गया इस घटना के बारे में, तो उन्होंने क्या किया? वो उसी समय, तो आज जो काम हुआ वो काम उसी दिन हो सकता मैं था बताता ना, हूं आपको क्या कि उस किया। प्रेमाइसेस को सील कर दीजिए। मैं बताता हूं क्या हुआ। अगेन उसी रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं सर, मैं छोटा आदमी हूं सर। उन्होंने अगले दिन अपने सेक्रेटरी को भेजा, 16 तारीख को अपने सेक्रेटरी को भेजा, आप जाइए जाके जांच करके आइए वहां पर क्या हुआ। मुझे कल रात ही, मुझे कल शाम ही जानकारी दी गई है। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट वहां पहुंचते हैं घर में, वो जाके वहां पर जस्टिस वर्मा के पीए को बुलाते हैं। जस्टिस वर्मा उनको लेकर के माफ कीजिएगा, पीए दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के पास जाते हैं। दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, वो घर में ही थे, और फिर तीनों लोग एक साथ उस जले हुए कमरे में जाते हैं। वहां मोबाइल की रोशनी में देखते हैं कि वहां क्या है, तो वहां उनको सब जला जला काला काला दिखाई देता है। और वही कह रहे हैं जस्टिस वर्मा कि आपने अपना सेक्रेटरी भेजा था, मैं तो उसके साथ उस कमरे में गया था, वो कमरे में कुछ नहीं था, कमरा खाली था। तो वो, और अब ये अगर मैं चंद्रचूड़ साहब की बात को सही मान लूं, जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई हम पुलिस को इसलिए इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि हम उन पर भरोसा नहीं करना चाहते, तो जस्टिस वर्मा कह देंगे मैं पुलिस की बात पे यकीन क्यों करूं? चीफ जस्टिस आपने जो आप जो वीडियो दिखा रहे हो, ये इसी कमरे में बना है, ये मैं कैसे मान लूं? ये यहीं का वीडियो ये कैसे साबित होता है? और पुलिस की बात तो हम मानते ही नहीं। तो क्लियर है ना सर? तो पुलिस की बात आम जनता भी क्यों माने? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बयान दे सकते हैं तो आम जनता भी कह सकती है ना मैं पुलिस को नहीं मानता। ऐसे ही तो हम अपनी संस्थाओं के ऊपर जो है डाउट करना शुरू करते हैं, डाउट करना आरंभ करते हैं, इसीलिए आप क्योंकि अपने आप को एक पॉलिटिकल नैरेटिव थोप करना है। ये प्रोसीजर का सवाल है सर। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आम व्यक्ति को भी मामले में भी पुलिस की जांच पर, पुलिस की बात पर नहीं भरोसा किया जाता ना। मैजिस्ट्रेट का के सामने बयान कराया जाता है। पुलिस जो सबूत देती है, जो गवाह देती है, उसके आधार पर फैसला होता है। जो सबूत और गवाह देती है पुलिस, उसके आधार पर फैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जांच की पावर नहीं होती है, जांच की पावर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास होती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के इस अंतर को माननीय चीफ जस्टिस ये एक विचित्र परिस्थिति बन गई सर। इस पर क्या कहेंगे? विचित्र परिस्थिति बन गई। इट इज द वर्ड ऑफ दिल्ली पुलिस अगेंस्ट द वर्ड ऑफ जस्टिस वर्मा। दिल्ली पुलिस कह रही है मुझे जले हुए नोट दिखे, बोरों में जल रहे थे, मेरा आदमी ने देखा, वीडियो बनाया, और हमने वीडियो बनाया। मैं ये नहीं मानता कि इट्स अ वर्ड बिटवीन इट इज द क्लैश बिटवीन द वर्ड्स ऑफ दिल्ली पुलिस एंड जस्टिस वर्मा। दिल्ली पुलिस इसमें निष्पक्ष है, उसे कुछ जो कुछ भी किया है वो निष्पक्षता से किया है, वहाँ पे मौके पे गई है, जो चीज़ भी उसको अलाउ किया गया, कोई अगर मान लीजिए उनको इन्वेस्टिगेशन करने से, इंक्वायरी करने से रोका गया है, जैसा मैंने कहा कि ये 3 मेंबर कमेटी को भी देखना चाहिए कि क्यों रोका गया। और ये आप समझते हैं कि हाई कोर्ट के जज की एक अपनी सैंक्टिटी होती है, अगर वहाँ से आता है तो एक आम पुलिस पर्सनल डेफिनेटली कई बार सोचेगा, लेकिन उसने फिर भी जा करके उसने सारी वीडियो बनाया, फोटो ले लिया, मौका देखा, और आपने देखा कि किस प्रकार से वो जो अपनी रिपोर्ट बनाया, कितना सही ढंग से रिपोर्ट अपनी, भले ही वो 5-6 लाइन की है, बड़ा सही तरीके से अपनी बताया, सब कुछ जो बताना था बता दिया। तो इसमें जहाँ तक पुलिस की बात है, आई थिंक दे हैव गॉन बाय द बुक, और वो उन्होंने ठीक किया। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस
और इन द इंटरेस्ट ऑफ जुडिशरी हमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, ताकि जो भी काम होता है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। आखिरकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट के सामने सभी इंटरेस्ट कम होता है। तो ये भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो पुलिस को अधिकार होना चाहिए कि वो अगर उसको कहीं भी कुछ रॉन्ग डूइंग दिखाई देती है, चाहे जज का मामला हो, तो वो रिपोर्ट दर्ज कर सके और जांच शुरू कर सके सावधानी से, ताकि किसी की प्रेस्टीज को ठेस न पहुंचे। और ये जो मैंने कह रहा हूं कि अगर कोई जुडिशरी कहीं नहीं, एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर वो अपना काम कर रहा है, ऑफिशियल वर्क कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी वो ऐसा और जाके बाद में कुछ ऐसी क्राइम हो जाती है इन डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी विच टर्न्स इलीगल, तो वैसे केस में भी उसको प्रोटेक्शन है लॉ से। भारतीय न्याय संहिता में ये भी कहा गया है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में या आप कोई काम करते वक्त अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ करते हुए अगर कोई आपसे इलीगल काम हो गया व्हेन यू आर डिस्चार्जिंग एन ऑफिशियल फंक्शन, तो उसमें प्रोटेक्शन होता है। ये जुडिशरी को ही नहीं है, बल्कि ये आम गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी होता है। देखिए, ये पूरी घटना जो है न्यायपालिका को संदेह के घेरे में खड़ा करती है। क्या न्यायपालिका इस देश के संविधान से ऊपर है? क्या न्यायपालिका इस देश के कानून से ऊपर है? न्यायपालिका का मामला आएगा तो कानून दूसरा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पुलिस वाला किसी जज के घर में घुस जाए और जांच पड़ताल करने लगे, लेकिन सवाल यह है कि जो प्रोसीजर नॉर्मल कोर्स में फॉलो होता है, अगर जज को वो गिरफ्तार करने जाते, पूछताछ करने जाते, तब वो अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक। लेकिन उनको इंफॉर्मेशन मिली आग लगने की, फायर ब्रिगेड को बुलाया और खुद गए पुलिस वाले। वहां पर उन्होंने जो देखा उसका वीडियो बना लिया। अब उसके बाद पुलिस वही करती जो जुडिशरी, न्यायपालिका उनसे करने को कहती, चाहे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोलिजियम हो। तो ये 13 दिन तक क्यों चुप रहे? ये तो वो कह रहे हैं, उन्होंने सबने कहा ना ये जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है कि वो बताए, पुलिस को जिसको बताना नहीं, बिल्कुल ना बताए। 13 दिन बाद हम कह रहे हैं न्यायपालिका क्यों कह रही कि उस कमरे को सील कीजिए? उस दिन क्यों नहीं कह सकती थी? और कहा उन्होंने तब जब ये बवाल बढ़ गया, जब हर तरफ चर्चा होने लगी, जब हर तरफ इस बात को लेकर संदेह व्यक्त जब उनके ऊपर सवाल उठने लगा, जब उनके ऊपर सवाल उठने लगा। और ये बड़ी अजीब सी चीज है। क्या जज के घर में कोई मिसकंडक्ट की या रॉन्ग डूइंग की खबर सामने आती है और उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को बताया जाता है, तो क्या हाई कोर्ट ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं कर सकता? क्या हाई कोर्ट ये बात नहीं कर सकता कि हमारे घर में अगर किसी से किसी तरह की गलती हुई है तो उसको बचाने की बजाय हम देश हित में, सर कह रहे हैं ना नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे है, तो नेशनल इंटरेस्ट तो इसमें भी सबसे आगे होना चाहिए कि जुडिशरी के अंदर करप्शन ना हो। तो और गाहे बगाहे इस बात के आरोप लगते हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं कि गाहे बगाहे इस बात के आरोप लगते हैं कि जुडिशरी में भी एक धड़ा है जो किसी ना किसी कारणों के नहीं, आरोप नहीं। मद्रास हाई कोर्ट के एक जज ने बाकायदा चिट्ठी लिख के आरोप लगाया। सर 2002 जो अभी 6 महीने जेल में रहने के बाद छूटे हैं। और खुद ढींगरा साहब ने उस दिन क्या किस्सा सुनाया था कि एक के यहाँ पे नोट मिले, मालूम ही नहीं पड़ा, वो खबर सामने ही नहीं आई। और उन्होंने बताया कि उनके बेटे जो है एक जाने माने उस टाइम के वकील हुआ करते थे, वो खुद जज हुआ करते थे। ढींगरा साहब खुद ये किस्सा सुना के गए हैं। और शमित मुखर्जी का केस, उसको भूल गए लोग। शमित मुखर्जी अपने प्यारा, मेरे ख्याल से मैं नाम सही ले रहा हूँ, नाम गलत लूँ, ये 2000 की शुरुआत का केस है। उनके पैरास जो हैं, जजमेंट के पैरास जो हैं, वो भी फॉर सेल होते थे। और उनको जबरदस्ती करके इस्तीफा देके निकाला गया, वरना ये कहा गया था कि सीबीआई आपको उठा के अरेस्ट कर लेगी। तो इस तरह के केसेस भी जुडिशरी के अंदर हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं ना हम होलियर देन दाऊ हैं या हम
देखिए साहब, हम जुडिशरी से हैं, हम काला कोट पहनते हैं और हम इससे रहते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। भाई इस देश में तो जो है सचिन तेंदुलकर को भी लोग बता देते हैं कि स्क्वायर कट और स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव कैसे खोला जाए। तो जज है, इनको उनके ऊपर सवाल होंगे और सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। आपकी सर्विस में कभी ऐसा मौका नहीं आया है कि आपको दिख रहा हो यार यहाँ मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब किसी जज से जुड़ा हुआ मामला, लेकिन वही जजमेंट ने हाथ बांध रखे हो? खैर ऐसा सिचुएशन कभी कभी आता है। आती आई है आएगी। कभी कभी आता है, और वैसे और भी और प्रकार के आए थे काफ़ी मैं डिफरेंट 36 साल हमने सर्विस किया है, और 36 साल में बहुत सारी ऐसी आती हैं, उसको डिस्कस करना यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग तो होता है। एक पुलिस ऑफिसर की जो लाइफ है और वर्क है, चैलेंजिंग तो होता ही है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर इतना ज़्यादा मेहनत करके भी उसको जो ड्यू रिकॉग्निशन होता है उसको नहीं मिलता है। और आपने आपने कहा कि भाई ये जुडिशरी से जुड़े मामलों में भी पुलिस के पास पावर्स होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम क्राइम रोकना है। अब वो कहीं भी हो रहा है, किसी भी प्रोमाइसेस में हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो वो उसकी छूट तो पुलिस को ये भी एक सवाल उठेगा कि क्या किसी जज के घर में मर्डर हो जाए तो पुलिस जाएगी, देख के लौट आएगी? नहीं, मैं तो कह रहा हूं जस्टिस यशवंत वर्मा की बात को सच मान लीजिए कि उन्होंने कहा मेरे खिलाफ साजिश इनको क्लियर अब वो साजिश की भी जांच कैसे होगी जब पुलिस इन्वॉल्व ही नहीं है? तो उसकी भी जांच कौन करेगा? उसमें जो नॉर्मल क्राइम की बात अलग होती है, जो कि ऑफिशियल फंक्शन से रिलेटेड नहीं है जी। जो वो प्राइवेट कोई एक्ट है तो वो उसको अलग तरीके से डील किया जाएगा, वैसे उसमें ऐसा नहीं होगा। और सेक्शन 15 और 16 जो भारतीय न्याय संहिता है वो लिमिटेड है, ऑफिशियल फंक्शन से रिलेटेड है जी। तो नोट रखना को ऐसा ऑफिशियल फंक्शन, वो कैसे नोट रखना घर में कैसे ऑफिशियल? उनको जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जो है इम्यूनिटी मिली हुई है। बहुत शुक्रिया सर, आप खास तौर पर सर श्रीवास्तव साहब हमारे प्रोग्राम में आए, आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वो जो किस्से रह गए थे सर वो बाहर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, आज बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।